हाँ जी, गुड इवनिंग। जो आई बिलीव सभी के पास वो वर्कबुक होगा जो आप लोग को दिया था मैंने, उसी में हम लोग करेंगे काम। तो सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो सिलेबस का है, उसका नाम है जी इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ये यूपीएससी ने शब्द का प्रयोग सिलेबस में किया है। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग है कि इंडिया के जो बायलैटरल, रीजनल और सब रीजनल रिलेशंस हैं। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। हम बात करते हैं बायलैटरल, रीजनल और सब रीजनल रिलेशनशिप्स की। इन तीनों चीज़ों का क्या मकसद होता है, मीनिंग क्या होता है इनका? इनका मीनिंग ये होता है कि जो इंडिया के फिजिकल लैंड बॉर्डर नेबर्स हैं वो, इंडिया के इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंटली मैरीटाइम नेबर्स जो हैं वो, और तीसरा यहाँ पर आता है इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबर्स जिनको हम कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इंडियाज एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबर्स? तो इसका मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर खास करके अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है इंडिया के साथ। पर इंडिया जब आज अपने नेबरहुड को देखता है तो हम इसको एक एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरिंग स्पेस कहते हैं। तो नेबर्स में ये तीन चीज़ें आती हैं और क्लास में हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेबर्स जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिजिकल लैंड बॉर्डर्स वाले सारे नेबर्स, मैरीटाइम नेबर्स, और तीसरे पे एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबर्स, इस नज़रिए से पहली बात तो पढ़ा जाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि भाई वाई इज दिस द मीनिंग? ये मीनिंग सिलेबस में इसलिए इस प्रकार का है क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम ये कहते हैं कि वो स्टार्ट होती है नेबर से। स्टार्ट होती है नेबर से का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, खास करके वो एक स्ट्रेटेजिक शील्ड की तरह से ऑपरेट करती है। स्ट्रेटेजिक शील्ड का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं, उन नेबर्स से हम एक शील्ड बना के रखते हैं। शील्ड यानी कि एक कवच बना के रखते हैं। कवच बनाने का मतलब या शील्ड बनाने का मतलब ये नहीं कि वी डोंट एंगेज विद देम। शील्ड और कवच का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी ये जो नेबर्स हैं हमारे, ये आज की डेट में हमारी सिक्योरिटी को और हमारी इकोनॉमी को और हमारे रीजनल एम्बिशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्योंकि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और रीजनल एम्बिशन को इम्पैक्ट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो तीन हमारे जो नेबर्स हैं, ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या रीजनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के रीजनल एम्बिशन को भी अफेक्ट करेगा। तो इस नज़रिए से हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और क्लास में भी हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे नेबर्स जो हैं, लैंड नेबर्स जिनको हम फिजिकल नेबर्स कहते हैं, मैरीटाइम नेबर्स, और जो हमारे एक्सटेंडेड नेबर हैं, वहाँ पर किन प्रकार के सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और रीजनल चैलेंजेस हैं, उस नज़रिए से एग्जामिन करके हम देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। तो ये रिलेटिवली टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे सिलेबस का। अब आते हैं जी यहाँ पर क्या फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स का प्रयोग होता है ज़्यादातर।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी जो फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, उसमें सबसे पहला एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क कहते हैं हम, रियलिस्ट फ्रेमवर्क। ये एक नया नजरिया होगा, हम क्लास में इस नजरिए से चीजों को देखेंगे। रियलिस्ट फ्रेमवर्क, रियलिस्ट फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे कर रही है, उस कंट्री के एग्जीक्यूशन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो रियलिस्ट फ्रेमवर्क एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी कंट्री की, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो वी आर फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज, अगर मैं बोलूं, इम्पिरिकल। इम्पिरिकल मतलब जो चीज हो रही है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क आता है, और दूसरा आता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। दो फ्रेमवर्क्स का यहाँ पर हम नेबर्स में प्रयोग करेंगे। इस बार आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा कोर्स है वो एक बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कल्चर का, डायस्पोरा का, और एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का, इनका क्या रोल है। क्योंकि अब ये सारे हमारे या तो लैंड नेबर्स हैं या मैरीटाइम नेबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि लैंड या मैरीटाइम नेबर होने के कारण से इनमें और हम में कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, डायस्पोरा लेवल पर सिमिलरिटीज हैं, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी की सिमिलरिटीज है। तो हाउ डू दीज इम्पैक्ट स्पेसिफिकली हाउ दे conduct देयर फॉरेन पॉलिसी एंड हाउ इट impacts इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये दो फ्रेमवर्क्स फॉरेन पॉलिसी के यहाँ पर खास प्रयोग किए जाएंगे। 2026 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे नेबर्स में आज की डेट में चैलेंजेस आ रहे हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेट स्टेबिलिटी का। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो हाल ही के जो डेवलपमेंट्स नेपाल में हुए, हाल ही के डेवलपमेंट्स जो बांग्लादेश में हुए, और जो अभी डेवलपमेंट्स इस मोमेंट पर चल रहे हैं म्यांमार में, यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो एट स्टेक है दैट इज स्टेट स्टेबिलिटी। अगर स्टेट स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी तो रियलिस्टिक फ्रेमवर्क अफेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट की जाएगी वो अफेक्ट होगा। अगर एक स्टेट अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करेगा, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। तो हम उस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो एक फ्रेमवर्क की थिंकिंग के तहत समझ आएगा कि किस तरीके से हमें डायरेक्शन देनी है। और 2026 में पहली बात इस थॉट के ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारे को कंस्ट्रक्टिविस्ट लेंस, रियलिस्टिक लेंस दोनों लगा के देखने हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आज की डेट में जो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस हैं, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस जिसमें अभी हमने हाल ही में सबसे इम्पोर्टेंटली चैलेंज को देखा, विच इज दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाय पाकिस्तान एंड इंडियाज न्यू रेड लाइंस जो हमने बनाई। तो वो रेड लाइन से किस प्रकार से एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से डेटरेंस क्रिएट हुआ। तो वी विल ट्रेस इट टू द डेटरेंस थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि चीज़ों को उस लेंस से देखना कि जिस लेंस से हम चीज़ों को समझ पाए। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ओवरऑल थॉट प्रोसेस हमारा यहाँ पर ये है कि पहली बात, नेबरहुड को डिफाइन कैसे करना है, फिर नेबरहुड को किस लेंस से देखना है, और फिर उस लेंस से किन चैलेंजेस और इश्यूज को देखना है। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 2 जो है वो है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड ओब्लिक और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो सिलेबस बहुत स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो।
हम यहाँ पर चर्चा इस चीज़ की कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ इन्वॉल्व्ड होते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। अब पहले तो इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर मीनिंग इस पूरे फ्रेज का ये है कि इंडिया पहली बात तो किस तरीके से पार्टिसिपेशन करता है, किस तरीके से अलाइनमेंट करता है और किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तीन चीजें। किसको? इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स को लेके। हमने ये वर्ड क्यों यूज किया इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स? क्योंकि सिलेबस में दिए हुए हैं। कौन से मैकेनिज्म्स यहाँ पर? बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स प्लस अग्रीमेंट्स। ग्लोबल ग्रुपिंग्स प्लस अग्रीमेंट्स वर्ड को हम एक शब्द में समराइज करते हैं, कॉल्ड ग्लोबल फोरम्स। ग्लोबल फोरम्स। और ये जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स है, जिनको हम ग्लोबल फोरम्स के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो फॉर एग्जाम्पल G20, G7, ब्रिक्स एटसेट्रा। तो किस प्रकार के इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स में, किस तरीके से इंडिया इन इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स से अलाइन करती है, किस तरीके से इंडिया इन इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स को रिस्पोंड करती है। तीन तरीकों से हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। अब व्हाई इज दिस द मीनिंग? वो इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एक न्यू डॉक्ट्रिन आया है, जिसको इस साल फरवरी के मंथ में लॉन्च किया गया था, जिसको हम कहते हैं मल्टी अलाइंड स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन। ये जो डॉक्ट्रिन है, मल्टी अलाइंड स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन के नजरिए से आपको चीजें देखनी है। मल्टी अलाइंड स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि आज इंडिया मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज के बेसिस पे अलाइन करती है। यहाँ पर हम समझेंगे अलाइन करना और एलाई करना, इनमें पहली बात तो क्या डिफरेंस है, और फिर हम देखेंगे कि हाउ इंडिया डज व्हाट इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट, how others undertake what is called as alliance, and how these two create tensions। ये टेंशन हम क्यों देखेंगे? क्योंकि हमने अभी एक बात करी कि इंडिया अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स देता है इस इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स के साथ, तो उससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट आता है, ये इस टॉपिक का एसेंस है। तो अगर इंडिया ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि हम अलाइन करेंगे, और वो भी अलग अलग इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स के साथ, वो चाहे बायलैटरल हो, रीजनल हो, ग्लोबल ग्रुपिंग्स या ग्लोबल फोरम्स हो, तो उससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये टॉपिक ये समझने की और आपसे जानने की कोशिश करता है। तो एक ये नया नजरिया है जिसको हम अपनाएंगे क्लास में और पढ़ेंगे इस बार। और यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क की, तो सबसे पहला जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क का हम प्रयोग करेंगे उसको हम कहते हैं IBC मॉडल, इशू बेस्ड कोलिशन मॉडल। इस इशू बेस्ड कोलिशन मॉडल का प्रयोग करके क्लास में हम समझेंगे अलग अलग प्रकार के जो हमारे बायलैटरल रीजनल और ग्लोबल फोरम्स हैं, कि इंडिया उनसे कैसे इंगेज करती है, उसका नेशनल इंटरेस्ट इंगेज करने पे कैसे एडवांस हो रहा है या कंस्ट्रेन हो रहा है। दूसरा हम अपनाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन थ्योरी। इंटीग्रेशन थ्योरी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडिया के रिस्पॉन्स से जिस प्रकार से जो ग्लोबल फोरम्स हैं, बायलैटरल फोरम्स हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, वो आज कैसे एडवांस हो रहे हैं या लिमिट हो रहे हैं। तो इंटीग्रेशन थ्योरी का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब के नज़रिए से हम देखेंगे कि जब इंडिया लेट से आज की डेट में मान लीजिए SCO के साथ एंगेज करता है। अभी राजनाथ सिंह SCO गए थे 3 महीने पहले एक मीटिंग में,
तो हम इंटीग्रेशन थ्योरी के नजरिए से देखेंगे कि एससीओ का वो जो फ्रेमवर्क था, उस एससीओ के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेशन थ्योरी कैसे काम आती है, और कौन से एस्पेक्ट्स पे इंडिया का इंटरेस्ट एडवांस हुआ और लिमिट हुआ। तो आप जब इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के नजरिए से इस बार चीजों को एनालाइज करके मेंस में आंसर लिखोगे, तो आपके आंसर की क्वालिटी भी और आपके जो मार्क्स भी होंगे वो वे बेटर होंगे। क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है यार, मेंस के क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए एक 15 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट बेसिक नॉलेज के साथ यहाँ पर 3, 3.5 या मैक्स 4 नंबर लेके जाएगा आउट ऑफ 15, जो सबसे कॉमन मिलते हैं, विच इज फॉर 98% पीपल। थोड़ा सा केयरफुल एस्पिरेंट जो होता है, जो थोड़ी मेहनत करता है, उसके आंसर में वो यहाँ पर गेम खेल लेता है लगभग 5 से 6 मार्क्स का, क्योंकि उसके आंसर में रिलेटिवली एक जनरल एवरेज आंसर से बेटर आंसर होते हैं। लेकिन एक जिसने सिलेक्शन पाना है, जिसने अपना नाम एक मेरिट में पाना है, या जिसका एस्पिरेशन है एसडीआर, सिंगल डिजिट रैंक, उसका टारगेट होता है कि मुझे इस केयरफुल कैटेगरी से +1 लाना है। वो इस थॉट प्रोसेस के साथ चलता है। आप सोच के देखो, जीएस पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में 20 20 20 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 4 में काउंट ही नहीं करता। 60 क्वेश्चन में अगर ये जो सिलेक्शन वाला कैंडिडेट है, अगर ये इस माइंडसेट के साथ जा रहा है ना कि मुझे हर क्वेश्चन में सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से +1 लेना है, तो उसको 60 मार्क्स का एज है, वो 60 मार्क्स की इस एज पे खेल रहा है। और मेरा ऑब्जेक्टिव आपका इस कोर्स में यही है कि आपको इस एज वाले पैरामीटर पे लेके आऊं। क्योंकि देखो, यार आपने आज जितना पढ़ा है वो आपका एवरेज नॉलेज वाला है, लेकिन इस एवरेज नॉलेज से ना तो सिलेक्शन होना है, चाहे आप किसी भी कोटा कैटेगरी में हो, और या फिर आप हर साल मेंस ही देते रहोगे, या कई साल प्रीलिम ही पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं खेलना है, क्योंकि यहाँ पर खेल रही है बाकी सारी जनता, जिसने एग्जाम पास करना है। क्योंकि देखो, ये 98% वाले जो लोग हैं, ये हर साल रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, इन्होंने हर साल सिर्फ मेंस लिखना ही लिखना है, ये मेंस पास नहीं कर सकते, ये लिखते हैं बस। ये होते हैं लोग जिनको इंटरव्यू कॉल आता है, लोअर सर्विस मिलती है, फिर लोअर सर्विस के बाद अगले साल फिर ये रैंक इंप्रूवमेंट में लगे रहते हैं। पर आपका टारगेट है सिंगल डिजिट रैंक या फाइनल मेरिट में ऊपर आना। तो आपको ये एज प्राप्त करना है, और ये एज ना बेटा लास्ट मोमेंट पे नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये लास्ट मोमेंट पे आएगा, प्रीलिम्स के बाद हम कोई मेंस का पकड़ के कोई कोर्स करेंगे जिसमें हमारे को लास्ट मोमेंट पे कुछ फॉर्डर पकड़ा दिया जाएगा, वो फॉर्डर से हमारे को ये एज आएगा। ये एज आता है बेटा आपके सब्जेक्ट के फॉर्मेटिव स्टेज पे। और ये जो आपके सब्जेक्ट के फॉर्मेटिव स्टेज पे एज मिलेगा आपको, ये सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन करने के टाइम पे एज मिलेगा। और ये कोर्स आपका बना ही इस नज़रिए से। आज जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जो अभी एथिक्स का कोर्स कर रहे हैं, उनको ये एथिक्स में बात पता है, उनको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कि एथिक्स में जिस तरीके से हम एथिक्स पढ़ रहे हैं मार्केट में, उसके आसपास 0.1% भी कोई नहीं है। और जिस तरीके से वो केस स्टडीज कर रहे हैं और आंसर्स लिख रहे हैं, उसके आसपास कोई नहीं। तो दिस इज दी एज फ्रेमवर्क वी आर वर्किंग ऑन। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो फ्रेमवर्क्स मैंने आपको बताया, आपको शायद सुन के लग रहा होगा कि यार ये सब चीजों की रिलेवेंस और रिक्वायरमेंट क्या है। रिलेवेंस और रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि आपको यहाँ पर इस एज पे खेलना है, बिकॉज दिस इज व्हाट आर एस्पिरेशन इज, 1 मार्क मोर देन द कॉम्पिटिटर। ये अपने कमरे में कहीं पर लिख के भी चिपका लो, दिन में 100 बार देखोगे तो री मिलेगा। अब 2026 के एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस प्रकार से आज इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, आज खास करके जिस प्रकार से इंडिया, रशिया, फ्रांस वर्सेस यूएस के डिफेंस चैलेंजेस हैं, और आज खास करके जिस प्रकार से इंडिया की ओवरऑल स्ट्रैटेजी ग्लोबल फोरम्स को लेकर देखने को मिल रही है, जहां पर हम एक न्यू पर्सपेक्टिव पेश कर रहे हैं, इन 3 डायमेंशंस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, जो हम कवर करेंगे क्लास में। तो ये 3 डायमेंशन हैं जो आपको फोकस करने हैं।
जो हम करेंगे भी, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्लास में जो चीजें जिस नजरिए से हम करेंगे उस पर खास ध्यान देना है। टॉपिक नंबर 3 जो है हमारे सिलेबस का, वो भी कुछ ऐसा ही है अगर आप देखो तो। टॉपिक नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स इंडियन डायस्पोरा। टॉपिक को समझने की कोशिश करो सर। इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि आज एक फॉरेन जो कंट्री है, उस फॉरेन कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ के, उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस जो वो चॉइसेस ले रहा है, उस कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस। और जो ये फॉरेन कंट्री है ये डिफाइंड है यहाँ पर सिलेबस में, वर्ड है डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग बोथ, यानी कि इन शॉर्ट पूरा वर्ल्ड माइनस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो यहाँ पर कैटेगोरिकली नहीं है। तो फोकस इज ऑन डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्रीज माइनस दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनके खुद के फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक चॉइसेस एंड डिसीजंस, ये आज की डेट में किस तरीके से, ये आज की डेट में किस तरीके से सबसे पहले तो इंडिया के इकोनॉमी को, इंडिया के डिफेंस को, इंडिया के सिक्योरिटी को, इंडिया के ट्रेड को और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को इम्पैक्ट करती है। ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और ग्लोबल स्टैंडिंग, इन सारों को हम एक वर्ड में समराइज करते हैं कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। यानी कि किसी फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिया की स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या इम्पैक्ट लाते हैं, इंडिया के डायस्पोरा पे क्या इम्पैक्ट लाते हैं। ये चीज समझ आई आपको? इंडिया के स्ट्रेटेजिक लेवल पर और इंडिया के डायस्पोरा के लेवल पर क्या इम्पैक्ट लाते हैं। तो इंडिया के डायस्पोरा पे इम्पैक्ट, इंडिया के स्ट्रेटेजिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल मींस कि उसके इकोनॉमिक लेवल, डिफेंस लेवल, सिक्योरिटी लेवल, ट्रेड लेवल या उसकी ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडिंग पे। इन 5 फ्रेमवर्क्स के तहत हम एनालाइज करेंगे एक एक चीज को। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार का, व्हाट व्हाई इज दिस द मीनिंग, अगर हम बोले सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर असर्टन किया वो इसलिए किया क्योंकि आज इंडिया के इंटरेस्ट्स हम कहते हैं अलाइंड हैं विद ग्लोबल पॉलिसी। और वो इसलिए अलाइंड है विद ग्लोबल पॉलिसी क्योंकि इस अलाइनमेंट का कारण है ग्लोबलाइजेशन। तो इस टॉपिक का इफेक्टिवली एसेंस ये है कि ये देखना चाहता है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब इंडिया अपने कुछ इंटरेस्ट्स को अचीव करना चाह रहा है, उन इंटरेस्ट्स को अचीव करने के लिए ग्लोबल कंट्रीज की जो पॉलिसीज, पॉलिटिक्स और डिसीजंस हैं वो क्या इम्पैक्ट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट द टॉपिक्स डीप मीनिंग हियर इज। अब फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर आता है सबसे पहला इंटरडिपेंडेंस फ्रेमवर्क। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्रेमवर्क्स इस नज़रिए से डिजाइंड होते हैं कि भाई, क्योंकि इस टॉपिक का एसेंस ये है कि वो देखना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन पर से का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, इंडिया के डायस्पोरा के ऊपर, इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर किसी दूसरे कंट्री की पॉलिटिक्स, पॉलिसी या डिसीजंस का क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक इंटरडिपेंडेंस फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो हमारे को बताता है कि इंडिया का उस फॉरेन कंट्री के साथ
क्या इंटरडिपेंडेंस है? क्या इंटरडिपेंडेंस है? तो ये इंटरडिपेंडेंस फ्रेमवर्क हमें पहले ये बताता है कि हमारा उन पे डिपेंडेंस कितना है, हमारा उन पे डिपेंडेंस किन डायमेंशंस का है, और वो डिपेंडेंस की वजह से अगर उनके यहाँ कोई पॉलिसी इश्यूज आते हैं तो हमें इम्पैक्ट कैसे करेंगे। तो हम उस नज़रिए से पहली बात तो चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, और दूसरा यहाँ पर मॉडल आता है हमारा स्ट्रेटेजिक हेजिंग मॉडल। स्ट्रेटेजिक हेजिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि इंडिया इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट्स को कैसे एडवांस करता है। तो ये एक मॉडल है जो हमें बताता है कि हम इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे हेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्या है, फिर हेजिंग को हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक हेजिंग में क्लास के तहत, जो अगले 2 दिन में भी हम समझेंगे ये सारी चीज़ें, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इंडिया अपने इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इन स्ट्रेटेजिक हेजिंग के तहत इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एडवांस करता है। सो दीज आर द टू फ्रेमवर्क्स दैट वी विल यूज। अब 2026 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आज जैसे यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज हो गई, इंडियंस अब्रॉड के ऊपर जिस प्रकार के रेसिस्ट अटैक्स हो गए, या आज की डेट में जो टैरिफ पॉलिसी स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी हाल ही में चल रहे हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आने वाले समय में इसका खमियाजा हमारे इंटरेस्ट्स पे भी और खास करके हमारे डायस्पोरा पे भी पहली बात तो क्या होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम हर एक लेवल पे देखेंगे और हमारा पूरा फोकस होगा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, ओशनिया एंड अमेरिकाज, जिसमें हम साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों देखेंगे। तो हर पर्टिकुलर चीज़ को हम इन ब्रॉड पैरामीटर्स के नज़रिए से एनालाइज करेंगे। तो मिडल ईस्ट के क्या इश्यूज हैं जो हम पे इम्पैक्ट करते हैं, यूरोप के क्या इश्यूज हैं, क्या इंटरडिपेंडेंस है, कैसे इंटरेस्ट एडवांस हो रहे हैं, उन नज़रियों से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। समझ में आया जी ये? चौथा टॉपिक है हमारे सिलेबस का इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा। फोरा का मतलब होता है फोरम्स, देयर THEIR वाला, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। 3 महीने पहले मैंने एक आपके साथ इसी प्रकार का एक सेशन लिया था इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर हमने 2 महीने लगा के सोसाइटी पढ़ी थी पूरी क्लास में। आपको याद होगा कि इंडियन सोसाइटी में भी एक टॉपिक था अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। देखो सिलेबस हमेशा कॉमनली उसी तरीके से डिजाइंड है, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट उनका। अब इसका क्या मीनिंग है? इस टॉपिक का मीनिंग सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज होती हैं उनमें मल्टीपल कंट्रीज होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज, उसमें हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग ये करते हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे गवर्न होते हैं मतलब कि आज व्हाट रूल्स गवर्न देम। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंटली हाउ आर दे बिल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ आर दे बिल्ट। और ये क्यों पढ़ेंगे हम हाउ आर दे बिल्ट? बेटा इसलिए पढ़ेंगे, ये देखो ये शब्द लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उस इंस्टीट्यूशन में कितने लोग बैठे हैं या उसमें कितनी कुर्सियां लगी हैं। आप कोई आंडू पांडू इंटरनेशनल रिलेशन की किताब देखोगे उठा के या नोट्स देखोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि भाई यूनाइटेड नेशन है, उसमें 192 मेंबर हैं, उन 192 मेंबर में से 5 मेंबर जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हैं। आपको लग रहा है यार यूपीएससी ये सब चीजें पूछने वाला है? ये कोई स्टेट पीसीएस में कोई चपड़ासी रिक्रूट कर रहे हैं? सर स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ आर दीज इंस्टीट्यूशंस बिल्ट।
हर एक इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, उसकी एक फिलोसफी होती है। और उस थॉट प्रोसेस और फिलोसफी से समझ आता है कि द एम दे इंटेंड टू अचीव, एम दे इंटेंड टू अचीव, और दैट एम दैट दे इंटेंड टू अचीव इज कॉल्ड द मैंडेट। तो वो थॉट प्रोसेस क्या था, वो स्लाइडों में नहीं आ सकता। इसीलिए सर यहाँ पर मैं आपको पता है स्लाइडों से नहीं पढ़ाता, ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाता हूँ। क्योंकि स्लाइडों में तो फिर वो कॉपी पेस्ट करना है ना सीधा सीधा। यूएन इज इक्वल टू 192 मेंबर प्लस 5 सिक्योरिटी काउंसिल, G20, और फिर G20 में 20 मेंबर का नाम लिखवा दो। तो सर यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर क्या है, और वो क्या एम्स इंटेंड करते हैं अचीव करने के, ये चीज यूपीएससी पहली बात तो आपसे पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस पॉइंट पे आऊं, व्हाई इट इज द मीनिंग, तो आपको यहाँ पर एक बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दिखेगा कि दिस इज द ओनली टॉपिक विद नो इंडिया लेंस। इसका क्या मतलब है कि ये एक मात्र इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको इंडिया सेंट्रिक नजरिए से नहीं देखना। इंडिया सेंट्रिक नजरिए से मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर और मैंडेट पढ़ रहे हो, तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या होगा वो नहीं होता, हमें उस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर और मैंडेट को पढ़ना है, और फिर वो स्ट्रक्चर और मैंडेट को अप्लाई करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो टॉपिक पूरा डिजाइंड है ना, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से डिजाइंड है। यहाँ पर ये ग्लोबल लेंस है जिसके तहत ये डिजाइंड है, ये याद रखना। ये लोगों को समझ नहीं आता। और जब आप ये ग्लोबल लेंस लेके क्लास में बैठोगे, तो आप यहाँ पर सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज पढ़ोगे जो न्यूज़ में रहती हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स और मैंडेट्स को हम एग्जामिन करेंगे। अब कीपिंग दिस इन माइंड, यहाँ पर अगर अपन बात करें फ्रेमवर्क्स की, तो फ्रेमवर्क्स में हम यहाँ पर कहते हैं सबसे पहला रेजीम थ्योरी, हम इसका प्रयोग करेंगे। रेजीम थ्योरी का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव कि कौन सी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है, वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज कैसे करती है, ये बड़ी क्रूशल चीज है। और इस लेंस को हम पकड़ेंगे पहली बार पढ़ने के लिए, आपको भी समझ आएगा कि किस तरीके से किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव कि उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो एक अंडरलाइंग कंसेंसस बनाती है, और उस कंसेंसस के बेसिस पे वो एंगेज करती है। मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, तो आप समझोगे कि चाहे आज हमारे पास नेशनल लेवल पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही चीज की बात करते हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इन पार्टीज का चाहे पाकिस्तान को लेकर नजरिया अलग हो सकता है, कि कांग्रेस कहे कि नहीं हम अलग नजरिए से देखेंगे, बीजेपी कहे हम अलग नजरिए से देखें, पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को जो देखते हैं आज, उसको हम कहते हैं एक बाय पार्टीसन कंसेंसस। बाय पार्टीसन कंसेंसस, कि यहाँ पर फोकस ये है कि हमारा उस इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेजमेंट जो है वो रेजीम करेगी। रेजीम मीन्स कि हमारी सरकार करेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो वो कैसे इंडिया के केस में वर्क करता है, हम वो देखेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लेके। दूसरा, यहाँ पर हम बात करेंगे रूल बेस्ड थ्योरी की, जो सबसे क्रूशल है। क्योंकि जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट पढ़ते हैं, तो हम मैंडेट पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि वो क्या रूल्स पोर्ट्रे कर रहा है। जो भी रूल्स वो पोर्ट्रे करता है, क्या वो रूल्स एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर वो रूल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, और अगर रूल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं तो उनके वायलेशंस की वजह से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और अगर वो वायलेट हो रहे हैं और कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इन वायलेशंस को लेके और चैलेंजेस को लेके। तो रूल बेस्ड थ्योरी में रूल को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर वो रूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, फिर वो वायलेशन या चैलेंज क्या है, और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करके देखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज आपको। तो इस नजरिए से हम ऑब्जर्व करें। ठीक है जी। तो 2026 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म और G20 ग्लोबल साउथ, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा एग्जाम में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी इस मोमेंट पर चल रहे हैं। समझ में आया ये आपको? ये चीज़ क्लियर हुई जी सबको? तो ये चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, अब अगली क्लास हमारी 9 बजे है। 9 बजे क्लास में मिलते हैं, और जो पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन है PYQ स्पेसिफिक का, उसको करते हैं। बट मीनवाइल जो आपके पास 10, 12, 15 मिनट का समय है, खराब करने के बजाय मैंने आपको वर्कबुक में PYQs लिख के दिए। तो हो सके तो उनको स्पेसिफिकली आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, और गो थ्रू करने के बाद आप उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी चर्चा को वहाँ पर फिर 9 बजे कंटिन्यू करते हैं।